सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल ही होंगे। तो हम क्योंकि पाठ्यक्रम जो नेट का पाठ्यक्रम है, साथ ही साथ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जो आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके पाठ्यक्रम में शामिल रचना, या फिर आपका कोई भी स्टेट का सेट हो तो उसमें शामिल जो रचना है कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी की ये रचना है। लेखिका इसकी राजेंद्र बाला घोष है, जिनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है। उसी कहानी का हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण पात्र में भी मूल यानी कि जो मूल पात्र है, गौण पात्र है, सभी को यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो नाम उल्लेख मात्र ही क्यों ना हो, किसी स्थान विशेष का कुछ विशेष बातें, सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ। चंद्रदेव से मेरी बातें बता ही दिया था, प्रकाशन वर्ष इसका 1904 ईस्वी है। सरस्वती पत्रिका में ये छपी थी। लेखिका जो है इसकी राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है। अब इसके साथ हम देख लेते हैं लेखिका का परिचय, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में कोई भी किसी भी लेखक की कोई रचना लगी हुई है तो आपके लिए वो लेखक जो है विशेष हो जाता है। हालांकि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारे क्षेत्र को नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी इनके बारे में विशेष तथ्य हम यहाँ पर जानेंगे ही। ठीक है, सबसे पहले हाँ इनके छद्म नाम या उपनाम के बारे में बात कर लेते हैं। छद्म नाम कहिए या उपनाम कहिए एक ही बात है। तो इनको बंग महिला कहा जाता है। बचपन में जो इनका नाम चारूबाला और रानी मतलब इनको कहकर पुकारते थे प्यार से। जन्म इनका हुआ था 1882 ईस्वी में काशी में। निधन इनका 24 फरवरी 1951 मिर्जापुर में इनका निधन हुआ था। पिता जो थे इनके राम प्रसन्न घोष, माता नीरद वासिनी घोष और पति जो थे इनके पूर्णचंद्र देव। प्रश्न यहाँ से 2-3 जो है संभावित है, यहीं सीधे इसी ही पेज से। उपनाम को लेकर बंग महिला, छद्म नाम भी बंग महिला, चारूबाला और रानी इनका जो नाम है वो इनको बचपन में नाम था। ठीक है, इसके बाद कहानी जो है ये हिंदी की प्रथम कहानीकार ये मानी जाती है, जो हमारी बंग महिला है राजेंद्र बाला घोष है। हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका है। छापामार लेखिका अगर इनके बारे में क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये उस समय पर जो है आक्रामक रचनाएं लिख रही थी। ऐसी रचनाएं जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं या फिर जो पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति के ऊपर ये खुलकर लिख रही थी। और इसमें भी अगर देखा जाए चंद्रदेव से मेरी बातें, तो इसमें भी एक उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, बचपन में ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इनको रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। सन 1904 ईस्वी से 1917 तक उनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। तो इनका रचना काल कितना है? रचना काल 1904 से 1917 तक ही इन्होंने लिखा है। ठीक है, अपने 2 बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गईं। इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गई और लेखनी को भी विराम दे दिया, यानी कि 1917 तक ही ये लिखती रही। कारण क्या था? इनके बच्चे और इनके पति के निधन होने के कारण इन्होंने लेखनी भी त्याग दी थी। कहानी संग्रह जो है इनका कुसुम कहानी संग्रह है। कहानियां अगर देखी जाए तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी की, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी की, दुलाई वाली 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। ये दोनों रचनाएं तो आपको पता ही हैं, इनकी दोनों कहानी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। हृदय परीक्षा 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब ये तो हो गई इनकी कहानी। अब कहानी के बाद जो इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य है। बंग महिला ने बंगला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। तो सन 1911 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह यानी कि जो कहानी संग्रह है, इसमें इनकी में संकलित इस संग्रह का संपादन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विशेष तथ्य यहाँ से बन जाता है कि जो इनकी 1911 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी है उसके द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक थी या कहानी संग्रह था कुसुम संग्रह, इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विशेष तथ्य के रूप में इसे याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें अब इस रचना की तरफ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हम देखते हैं।
यह सबसे पहले निबंध के रूप में ये प्रकाशित हुई थी, कहानी के रूप में नहीं थी, ये निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। बाद में इसे कई पत्र पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित करा गया। सबसे पहले ये निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी, फिर उसके बाद 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी सरस्वती में, और बाद में इसे पत्र पत्रिकाओं में जो प्रकाशित करवाया गया था, किस रूप में, कहानी के रूप में इसे प्रकाशित करवाया गया था। तो विशेष तथ्य है इसके बारे में। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। किसी विद्वान ने क्या मत दिया है इनकी इस रचना के बारे में, चंद्रदेव से मेरी बातें में, तो ये इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा था कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है, और पहले ये निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में, ये मैंने आपको बता ही दिया। यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है। अगर देखा जाए तो ये किस रूप में लिखी गई थी, पत्रात्मक रूप में। ये एक बातचीत जो कर रही है, पत्र लिखा है एक तरीके से, तो एक तरफा संवाद कह सकते हैं। तो ये एक तरफा संवाद तो सीधी सी बात है पत्रात्मक शैली में ही संभव है। अब इसमें देखा जाए तो किसका प्रभाव है, ये पूछा जा सकता है। तो किसका प्रभाव है, श्री शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव इसमें देखा जा सकता है इस रचना में, चंद्रदेव से मेरी बातें में। बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति, राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर व्यंग किया है, सीधा सीधा व्यंग किया है। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारी चीजें कहानी पढ़ेंगे तो आपको स्वतः समझ आ जाएंगे। कहानी इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक, उस समय की जो सामाजिक थी, राजनीतिक थी, आर्थिक समस्याओं का इसमें चित्रण किया गया है। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी। अगर देखा जाए तो बंगाल विभाजन अगर देखा जाए सरकारी स्तर पर 1903 से शुरू हो चुका था, और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ था कि बंगाल विभाजन हो चुका है इस रचना में। और तो इसी पर ये बंगाल विभाजन वाली बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। ये चीज आप देखेंगे कि इस जो रचना है इसमें हिंदी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं और हिंदी के तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तत्सम शब्द हैं, क्योंकि इस कहानी में अंग्रेजी शब्द भरपूर लिए गए हैं और तत्सम शब्द बहुत भरपूर लिए गए हैं। दो प्रकार के शब्द तो भर भर के लिए गए हैं। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र किया गया है कि कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम कमजोर है, और जो बेरोजगारी है, क्योंकि ये गोरे और काले वाला जो भेद है, इस कारण से क्या दशा हो गई है भारत के जनता की, वो सारी चीजें इसमें देखने को मिला है। और नारियों के साथ क्या अमानवीय व्यवहार किया गया है, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली, अब ये मैंने बताया था ना, इसमें कहानी में क्या है, संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बात करते हैं कि बस बात करे जा रही है, एक तरफा बात चल रही है। अगर देखा जाए तो चंद्रदेव कोई भी जवाब तो देंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग्य इसमें किया गया है। कहानी में पात्र की तरफ हम बढ़े तो यहाँ पर दो पात्र मूल रूप से देखने को मिलते हैं, भगवान चंद्रदेव और हमारी स्वयं लेखिका यानी कि बंग महिला राजेंद्र बाला घोष यहाँ पर देखने को मिलती है। और भी पात्र हैं, उनका मैं आगे वर्णन है तो आप उसे देखिएगा। अब इस कहानी की चंद्रदेव से मेरी बातें की शैली की तरफ बढ़ते हैं। निबंधात्मक है, पत्रात्मक है, क्योंकि ये निबंध के रूप में पहले लिखी गई थी। पत्रात्मक है, शिव शंभू की चिट्ठी का प्रभाव है, पत्रात्मक शैली है। उपालम या ललित निबंध इसको कह सकते हैं कि ये कैसी है, उपालम उल्हाने देने वाली कहानी है कि आप तो आते नहीं हैं, आप इतने पुराने हैं, ये सब चीज इसमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं कहानी में वर्णित शहर कौन कौन से हैं। तो देखा जाए तो वास्तव में इसमें कलकत्ता, बम्बई और काशी, ये तो मूल जो है ये देखने को मिलते हैं। और इंडन गार्डन, ये तो अगर देखा जाए तो ये तो मूल है कि ये वास्तव में है। चंद्रलोक, अमरावती, नंदनकानन, ये सब चीज जो है ये आपके देवलोक से संबंधित है। तो देखा जाए तो इसमें आप तीन ही याद रख लीजिएगा, बम्बई, कलकत्ता और काशी, खासकर बम्बई और कलकत्ता। ठीक है, पात्र अगर देखा जाए तो पात्र की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला पात्र है हमारी लेखिका राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। दूसरे हैं चंद्रदेव, भगवान चंद्रदेव। इन्हीं को अब यहाँ पर देखो तत्सम जो शब्द हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं। चंद्रदेव को कहीं कहीं निशानात कहा गया है,
कहीं शशांक भी कहा गया है, इसमें शशधर कहा गया है, शशलांछन कहा गया है, सिंधु तनय कहा गया है। अगर देखा जाए आपको चंद्रदेव के अगर पर्यायवाची याद होंगे तो इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो चंद्रदेव के या चंद्र के, चंदा के, चंद्रमा के आपको पर्यायवाची याद होंगे तो ये आपके कोई परेशानी नहीं होगी। अब कर्जन जो है एक पात्र कर्जन इसमें देखने को मिलते हैं। पात्र नहीं, नामोल्लेख मात्र है, ज़्यादा इसमें है नहीं। भारत का तत्कालीन वायसराय थे जो भारत का जो मुख्य होता था। आधुनिक भारत का इसको प्रभु भी इसमें कहा गया है। नामोल्लेख मात्र है, ज़्यादा सीधे सीधे नहीं कहा गया है, इनडायरेक्टली सारी बातें कही गई हैं। अन्य पात्र में सुरसरी, सुरसरी अर्थात जो हमारी गंगा है, देवराज, इनको सुरेंद्र भी कहा गया है, सरस्वती, वीणा पानी, दोनों का नाम उल्लेख किया गया है। यानी कि सरस्वती का ही वीणा पानी क्योंकि कहा जाता है, तो दोनों ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे पर्यायवाची का मेन महत्व है। या फिर कह सकते हैं आपको जो है तत्सम शब्दों का अगर ज्ञान है तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें ऐसे ही समझ पाएंगे। देव सेनापति किसको कहा जाता है? कार्तिकेय जी को कहा जाए, कार्तिकेय बाबू, कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय। सिंधु तनया कमला यहाँ पर लक्ष्मी जी के लिए कहा गया है। सूर्य भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव को कहा गया है। विश्वकर्मा, अग्निदेव, कुबेर, महारानी विक्टोरिया का भी यहाँ पर नाम उल्लेख है। प्रोफेसर गज्जर महाशय भी यहाँ पर उल्लेखित है। चित्रगुप्त ये जो आपको पता है कि देवताओं के कौन है? न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस भी कहा गया। अंग्रेजी शब्दों की भरपूरता देखने को मिलती है यहाँ पर। धनवंतरी है, देवताओं के ये डॉक्टर कहे जाते हैं, ठीक है। और टाइपराइटर मतलब जो है उपयोग किया गया है, मतलब टाइपराइटर आप मतलब ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया है, तो यहाँ पर टाइपराइटर अगर देखा जाए टाइपराइटर का उपयोग किया गया है। दामिनी, नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी, चपला, व्योमवासिनी, तो ये सारे किसके हैं? आपके बिजली के आपके पर्यायवाची हैं या फिर तत्सम शब्द है। दामिनी, नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी, चपला, व्योमवासिनी, ठीक है। अब ये कौन है? हरिपदोद्भवा, त्रिलोक के पावनी और सुरसरी। अच्छा देखो यहाँ सुरसरी पहले भी मैंने आपको दे दिया, यहाँ पर भी, तो ये किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची है। तो ये भी आपके याद रह जाएंगे क्योंकि मैंने नाम उल्लेख जो भी हुए हैं मैंने आपको दे दिया, क्योंकि आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसका नाम उल्लेख नहीं किया गया। तो सारे जितने भी नाम थे वो दे दिए हैं। वैसे आप बस इतना याद रख लीजिएगा कि देवराज हैं यानी कि इंद्र हैं, सरस्वती हैं और कार्तिकेय बाबू हैं। कार्तिकेय बाबू को याद रख लीजिए, देव सेनापति हैं। सिंधु तनया कमला है, सूर्य भगवान है, भुवन भास्कर भी इनको कहा गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है एक और, हाँ सिंधु तनय, ठीक है, सिंधु तनय और सिंधु तनया, ठीक। अच्छा हरिपदोद्भवा क्यों कहा जाता है गंगा को? क्योंकि ये माना जाता है कि जो गंगा है वो श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु के चरणों से इनका उद्भव हुआ है। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। कौन? भवदेव पांडे मानते हैं हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी। किसको? चंद्रदेव से मेरी बातें। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का इसमें उल्लेख किया गया है, ये बात आ ही गई है। कहानी का जो परिवेश है वो 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक की ये कहानी है। राजनीतिक व आर्थिक नीति की चर पर यह आधारित है। वर्ण विषय तो है, अगर देखा जाए इस कहानी में लेखिका ने भगवान चंद्रदेव से भारतवर्ष की राजनीतिक, आर्थिक, बेरोजगारी, जाति, रंग भेद व शिक्षा व्यवस्था में हो रही गड़बड़ी की यहाँ पर चर्चा की है। कहानी की अगर समस्याएं देखी जाए कि क्या कहानी में कैसी घटनाएं घट रही हैं, तो लेखिका ने इस कहानी में अपने को दासी के स्वरूप में प्रस्तुत किया है। लेखिका ने चंद्रदेव को ढेर दिन का बूढ़ा, बहुत पुराना बूढ़ा कहा गया है। लेखिका ने चंद्रदेव को वृद्धावस्था से पेंशन लेकर काशी में रहने की सलाह दी है। लेखिका ने अंग्रेजों द्वारा जाति वालों का पक्षपात करने की भी चर्चा की है। और इसमें लॉर्ड कर्जन की आधुनिक भारत का प्रभु कहा गया है। लेखिका ने भारत वालों को कृषांग यानी कि काला और अंग्रेजों को गोरांग, गोरा कहा है। लेखिका ने चंद्रदेव की अमावस्या के दिन छुट्टी लेकर भारत भ्रमण की बात की है कि आप 7वें दिन नहीं आ सकते तो 15 दिन में नहीं, 15 दिन नहीं आ सकते तो 1 महीने में तो आ ही सकते हैं अमावस्या को। लेखिका ने भारत भ्रमण पर आने और फैमिली डॉक्टर धनवंतरी और देवताओं को चीफ जस्टिस चंद्रगुप्त को से शिक्षा लेने की बात की है। लेखिका ने चंद्रदेव द्वारा कोई प्रत्युत्तर न देने पर अर्थात मनोविलंब को स्वीकार कर सुचल माना है, ठीक है। अगर देखा जाए विशेष तथ्य तो स्वदेशी आंदोलन की इसमें गूंज है। लेखिका द्वारा चंद्रदेव से एकात्मक संवाद, एक तरफ से संवाद है। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए जा रहे ट्रांसफर की चर्चा है। 19वीं शताब्दी की राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों की चर्चा है। जातिगत पक्षपात एवं काले गोरे में भेद की चर्चा है।
तत्कालीन नारी की स्थिति इसमें दिखाई गई है आपकी गंगा के माध्यम से। वृद्ध पीढ़ी द्वारा नवयुवकों के शोषण की चर्चा भी है यहाँ पर। महामारी